चलो जी, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने हेलोजन फैमिली पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। तो आज बोरोन और कार्बन फैमिली को पढ़ते हैं ना। देखो बोरोन और कार्बन फैमिली में मोस्ट ऑफ चीजें तो ऐसी है जो आप कहोगे कि मतलब एकदम रिपीटेशन फॉर्म है, केमिकल बॉन्डिंग वाली मोस्ट ऑफ चीजें तो वही है ना। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो इसने स्टार्टिंग में तो चीजें ना एकदम आपको एकदम पीरियोडिक टेबल जैसा लगेगा है ना। तो इसने क्या कहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, पी सब ऑर्बिट में जाए। क्लियर है, उसे वो क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये तुमने पी ब्लॉक में पढ़ाई है। नेक्स्ट वन क्या कहता है बेटा कि एक पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल है। तो अगर हमें हमें पता है एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो पी ऑर्बिटल्स है, कितने पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन। तो बताओ एक पी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, छह। क्लियर है, तो हमारे पास छह ब्लॉक होते हैं। क्लियर है, कितने ब्लॉक होते हैं, छह। तो जिनमें से हमने कौन कौन से ब्लॉक अपने पास, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैस वाला। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक, जिनमें से 15 18 अपन ने पढ़ लिया, दो पढ़ने, 13 और 14 नंबर पर पढ़ने। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH20 1 to 6, जिसमें से हीलियम इसको फॉलो नहीं करता। इनकी आउटर मोस्ट कोर सेम है, लेकिन इनर कोर क्या है बेटा, डिफरेंट है। इनर कोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट। जैसे 4d के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4f के भी आ जाएंगे। इस इनर कोर के बहुत ज्यादा वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा क्या है बेटा, डेविएशन है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी द डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ एलिमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से आएंगे, हेडलाइन का मीन पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, लॉट ऑफ वेरिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड ग्रुप ऑफ इज ऑब्जर्व्ड। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्या है कि इनके इतने ज्यादा वैरायटी क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्स तीनों है। एस ब्लॉक में सारे मेटल है, डी ब्लॉक में सारे मेटल है। इसी में तो दिक्कत है, ऊपर वाले नॉन मेटल, बीच में मेटल और लास्ट में मेटल्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अब ये तो हमें पहले से पता है किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जितने उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, सेकंड पीरियड को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे एल्यूमिनियम है, नीचे वाले में सिलिकॉन है, फिर अपने पास क्या है, फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है। अगर सेकंड पीरियड को फर्स्ट छोड़ दूं, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता ही है, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। कि सर इनमें इनका तो अलग पंगा है, सेकंड पीरियड वालों का तो अलग है पंगा, इनकी कोवेलेंस के कारण वो तो चेंज होता रहता है। लेकिन इनको देखो तो ये +3 दिखाता है, ये +4 दिखाता है, ये +5, ये +6, ये प्लस तो इसने क्या लिखा है कि विच इज नॉर्मली बट नॉट नेसेसरी। इसने क्या कहा बेटा, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, लेकिन नॉर्मली है, वैसे नेसेसरी नहीं है कि बढ़े। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, डिफर फ्रॉम द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट ऑफ 2। और इसने एक और चीज कहा है कि ऊपर और नीचे वालों में कितने का डिफरेंस होता है, जनरली 2 का। वो इनर पेयर इफेक्ट अपन ने पढ़ा था। क्लियर है, जो इनर पेयर इफेक्ट पढ़ा था ना, ये इसने यही कहानी रोई है यहाँ पे कि ऊपर वाला अगर +5 दिखाता है तो नीचे वाला क्या दिखाएगा, +3, +6 दिखाता है तो +4, +4 दिखाता है तो +2, +3 दिखाता है तो +1। ये नेट पेयर इफेक्ट और वीक शील्डिंग इफेक्ट अपने लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन में सारा पढ़ रखा है। ठीक है, ये आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है इनकी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने को। नेक्स्ट वन देखो, इंटरेस्टिंग नोट दैट द नॉन मेटल मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक of the periodic table. The non-metallic character of element decrease down the group. Clear है? In fact, that the heaviest element in each p block group most metallic in nature, सबसे नीचे वाला most metallic in nature क्या है? This change from non-metallic to metallic character bring diversity in the chemistry of these elements. Next one क्या? In generally non-metal have higher ionization enthalpy, higher electronegativity than the metals. ऊपर वालों के बोलते हैं hence it contains metal which rarely form cation। वो जनरली क्या बनाती है, कैटायन बनाती है। नॉन मेटल जनरली क्या बनाती है, एनाइंस। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विथ हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल हाईली में क्या बनता है, आयनिक। और बेटा नॉन मेटल में क्या क्यों बनता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, डिफरेंस है। एंड अनदर हैंड कंपाउंड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड देमसेल्फ। नॉन मेटल का खुद के साथ में कैसा होता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या होता है बेटा, कम। लेकिन ऐसा लॉजिक फिक्स नहीं है, LiCl कोवेलेंट है, AlCl3 कोवेलेंट है, मेटल नॉन मेटल थे। लेकिन बेटा वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा। वो फाजान रूल के कारण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फाजान। द चेंज ऑफ नॉन मेटलिक टू मेटलिक कैन बी इलस्ट्रेट बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि आप नेचर के ऑक्साइड से पता कर सकते हो चेंज हो रहा है कि कैसे, कि सर द नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल, और जबकि मेटल के कैसे होते हैं, बेसिक। तो मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो बेसिक में चेक करूंगा उनके ऑक्साइड क्या, तो ऊपर वाले मुझे बेसिक एसिडिक मिलेंगे और नीचे वाले बेसिक। तो मैं कहूंगा तो चेंज दिख रहा है मेरे को। आगे समझ में।
नेक्स्ट में द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम द अलग, ये तो हमने पढ़ाया था बेटा नाइट्रोजन फैमिली में कि पहला वाला जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है वो सबसे नीचे वालों से क्या दिखाते हैं, डिफर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कि इनकी एटॉमिक साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्लियर है, इनके कारण ये क्या करते हैं, साइज भी छोटी होती है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता और साइज छोटे होने का नहीं पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। इन सब के कारण ये क्या करते हैं कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट बाकियों से अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे हम अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनकी। क्लियर है, ये सारी कहानी वही है। आगे बस में जैसे कहता है बोरोन है वो सिर्फ BF4 माइनस बना सकता है, जबकि एल्यूमिनियम AlF6 3 माइनस बना सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं है। सिंपल सी कहानी है। ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए क्या सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड बनते, जबकि सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन, फास्फोरस डबल बॉन्ड फास्फोरस, सल्फर डबल बॉन्ड है सल्फर नहीं बनते। फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकते हैं, लेकिन खुद के साथ तो नहीं बन रहा ना फास्फोरस का फास्फोरस। ये सारी कहानी वही है जो अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ी थी। क्लियर है, तो इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। जैसे अब NO3 माइनस है, इसमें भी नाइट्रोजन +5 में, PO4 3 माइनस भी फॉस्फोरस +5 में, लेकिन मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो नाइट्रोजन अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp2 यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, sp2। लेकिन PO4 3 माइनस में क्या हो रहा है बेटा, फॉस्फोरस क्या हो रहा है बेटा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन अपना डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, क्योंकि इसके पास है, इसके पास है हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आएगी कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है, होगा तो करेगा, नहीं होगा तो कहां से करेगा। अब बात करते हैं अपना बोरॉन फैमिली। देखो हमें इन चैप्टरों में जो याद करना है ना, वो एक तो इनकी इनमें क्या है कि अपने को और दे रखी है, इन औरों को समेटना है। देखो अपने और में उसमें थी बेटा मेटलर्जी में, उसके अलावा जो ये और आ रही है ना बेटा, इनको समेटना है। जैसे मैंने हर बार में लिखाता जा रहा हूँ, उनको साथ साथ में वहां लिख लो मेटलर्जी वाले चैप्टर में, जब खोलो क्या चाहिए और है साथ में मेटलर्जी वाले चैप्टर में लिखते जाओ, ताकि ये और एक जगह जम जाए और हमें वही और याद करनी है जो एनसीईआरटी में, बाकी तो हमें देखनी ही नहीं है। दिस ग्रुप एलिमेंट शो वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, बहुत वेरिएशन है। बोरोन इज ए टिपिकली नॉन मेटल, बोरोन क्या टिपिकली नॉन मेटल। एल्यूमिनियम इज ए मेटल बट सो मेनी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरोन, बोरोन जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है मेटल होके भी। गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड नियोनियम, ये क्या है बेटा, मेटल्स। हमारी बात में तो देखो हमें सबके लास्ट वाले एलिमेंट याद रखना है। तो नाइट्रोजन फैमिली वाले का लास्ट वाले का नाम था, अपने याद करके मॉस्को, मॉस्कोनियम अपने सिर्फ मॉस्को याद कर रखा है। फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन वाले का क्या याद कर रखा है बेटा, पोलोनियम है, याद कर लो पोलोनियम, तो ओ स्टाइल से टिपो, उससे नीचे है लिवर, लिवरमोनियम। और फ्लोरीन वाले का क्या नाम है, 10 10 कुछ था। अच्छा, कुछ पढ़ पढ़ के नहीं आ रहे तुम लोग तो यार, तो छोरी क्या कर रही है, कल की क्लास में याद होनी चाहिए। अरे हाँ बता, हाँ सही है। तो ये निहोनियम कौन सा है बेटा, ये बेटा पूछ लेंगे इनके नाम कि ग्रुप 13 का 113 नंबर एलिमेंट, 113 नंबर है बेटा, 13 है तो 113, 113 नंबर वाले एलिमेंट का नाम क्या है, निहोनियम। ठीक है, आजकल मेमोरी बॉक्स क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना। अब बोरोन इज ए फेयरली रेयर एलिमेंट, क्लियर है, मेनली अकर इन ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो एक तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड, ये है बोरेक्स, ये कौन है बोरेक्स, Na2B4O7 10H2O, क्लियर है बोरेक्स। ये करनाइट Na2B4O7 4H2O, क्लियर है, 10 है इसमें 4 है, क्लियर है। क्वेश्चन आता है करनाइट का फॉर्मूला क्या है, क्लियर है, और रही बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, आगे समझ में। अब ये बोरेक्स तुम्हारे सांबर लेक में मिलता है, हाँ। अबंडेंस ऑफ बोरोन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन, ये जो भी अपने से क्या मतलब है, बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं B10 और B11, ये 81% यही है, तो इसलिए अपन इसका एटॉमिक मास भी 11 लेते रहते हैं, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसी का आंसर आता है आसपास। अब नेक्स्ट वन है अपने पास एल्यूमिनियम, कौन है बेटा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की और अपने को पता बॉक्साइड Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na3, और क्रायोलाइट कहाँ कहाँ आता है, मेटलर्जी वाले में, सही, लीचिंग नहीं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हेल होराल्ड प्रोसेस, क्लियर है। अब इंडिया में कहाँ मिलता है, हमें इससे क्या मतलब है, नियोनियम को NH से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इनके सिंबल याद कर लेना बेटा ना, और एटॉमिक नंबर तो तुम ये तो निकाल लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई अपने क्वेश्चन है नहीं। अब एक साथ इसको इसको सल्टाते हैं।
जो बेटा एटॉमिक नंबर ये सारे एक साथ आ जाते हैं वो टेबल में ही। एटॉमिक नंबर आपको पता ही है बेटा, मैजिक नंबर से निकाल दोगे। मैजिक नंबर से नहीं निकाल रहे तो आपको सीक्वेंस पीछे से ला के निकाल लोगे, आप एटॉमिक नंबर निकालने में एक्सपर्ट हो। ठीक है, मैजिक नंबर से निकालना चाहो तो 8, 18, 18, 32, 32, 2 का मास याद करना है, 11 और 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो ध्यान रहे बेटा कि ये 3D10 आएगा, आपको बार बार समझा रहा हूं मैं ना। आर्गन 4s2 4p1 नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 4p1 है नहीं है। एटॉमिक रेडियस देखो बेटा नीचे जाने पे बढ़ रही है, लेकिन आपको एक चीज सिखाई थी, गैलियम तो गैलिया होता है। गैलियम तो क्या होता है बेटा, गैला होता है। आगे बात में आयनिक रेडियस कोई मतलब नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने आपको एक शिकायत है, एक डब्ल्यू बनेगा, क्या बनेगा, डब्ल्यू, ऐसा टेढ़ा वाला ऐसा बनाया था। समझ में, यहाँ कौन है, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ऑर्डर आ जाएगा अपने आप ही। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट वन क्या है बेटा अपने पास में, अपने थोड़ा सा गलत बन रही, एल्यूमिनियम वाला ऊपर था, ये ऐसा था ना, सॉरी सही तो था, ऐसा था, देख ये था उल्टा है ना, क्लियर है। थोड़ा सा टेढ़ा किया था इसे, इधर से यूं टिल्ट किया था ना, यूं कर देना थोड़ा सा, ताकि यूं टिल्ट करने को कहा था, ताकि उससे ऑर्डर आ जाएगा। उससे जो ऑर्डर आएगा ये अपने आप आ जाएगा, सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत वरिष्ठ है इसकी, क्लियर है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो देखो अगर आप ध्यान से इसको 1.5 पे देखो ध्यान से, 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, तो अगर मैं बोरोन को छोड़ दूं तो देखो नीचे जाने में बढ़ रही है, तो बोरोन की सबसे ज्यादा, बोरोन की सबसे ज्यादा, और फिर एल्यूमिनियम से नीचे जाने में बढ़ रही है, अकेला उड़ रही है। हाँ, पर इस वेरिएशन बहुत है आयनाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। तो आयनाइजेशन एनर्जी में इतना वेरिएशन है तो इसमें तो आना ही आना है, इसमें तो आना ही आना है ना। तो सिंपल सी कहानी, इसको अब मैं याद रखनी है, बोरोन की 2, बोरोन की मैक्सिमम, उसके बाद में एल्यूमिनियम से नीचे आने पर इंक्रीज। आगे बात में डेंसिटी वेंसिटी में कोई पंगा नहीं। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का इसका एक चीज देखते हैं ना, देखो ये अपने पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप 13 है, यहां तक सब मेटल है बेटा, बोरोन को छोड़ के, बोरोन को छोड़ के ये सब मेटल है, ये सब क्या है बेटा। तो देखो मैंने अब तक इससे आगे जो अपन नाइट्रोजन फैमिली ये पढ़ी थी ना, यहाँ तो कार्बन फैमिली है, एक सेकेंड, यहाँ तो ग्रुप 14 है, इसके आगे जो अपन पढ़ के आए अभी, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, यहाँ पे अपन ने जो मेल्टिंग पॉइंट था बेटा वो अपन कहते थे मोलिकुलर मास के प्रोपोर्शनल, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इसे बोलते थे, मोलिकुलर मास के प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे वंडरवॉल अट्रैक्शन था, क्या था बेटा, जैसे N2 O2 F2, इनके बीच में दो, एक N2, एक N2 ये रहा, एक N2 ये रहा, इनके बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी था, O2 O2 कोई बॉन्ड थोड़ी था, P4 के बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी था। ठीक है, तो इनमें वंडरवॉल अट्रैक्शन था, वंडरवॉल अट्रैक्शन हमें पता मोलिकुलर मास के प्रोपोर्शनल होता है, वंडरवॉल अट्रैक्शन जो लंदन फोर्स जिसे बोलते हो, तो वहां तो वो चल गया। यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ मेटल्स है और मेटल्स बॉन्ड बनाए रखती है, मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में तो आपको पता है वेरिएशन बहुत ज्यादा है क्योंकि पैकिंग में डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेलिक बॉन्ड, ये लिख लेना बेटा कि बॉन्ड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेलिक बॉन्ड। अब आपको पता है बेटा कि कोई भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बेटा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेलिक बॉन्ड, और आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा ध्यान से कि अब मुझे पता है कि मैं ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है बेटा, और साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो नीचे वालों का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, जबकि यहां बढ़ रहा था, क्योंकि इनका तो अलग चलता है ना बेटा। तो ये चीज समझ में, ये ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 13 तक का समझा रहा हूं,
ग्रुप 14 में तो फिर से नॉन मेटल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? अब बेटा मैं जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो साइज डिक्रीज हो रही है बेटा, साइज डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो एक दो चीजें उसमें वेरिएशन आएगी, जैसे जिंक जो मरकरी मरकरी वर्करी है इनके लिए क्लियर है, पर इनका बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का भी बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्लियर है, उनकी पैकिंग मैकिंग कम है, क्लियर है। तो अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हाँ लिक्विड है पर बॉइल नहीं होता बेटा वो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, तो ये चीज समझ में आई, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और अप टू डाउन जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। कि ये याद हो कहां तक है, ग्रुप 1 से ग्रुप है 13 तक, यहीं तक मेटल है। इनमें अलग चीज है, इनमें तो क्या लॉजिक है बेटा, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन से देखते हैं, किससे देखते हैं, उनका अलग पंगा। या ग्रुप 13 तक समझ में आ गया ही कि कैसे समझना है, कि ठीक है सर अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा तो बॉन्डिंग पॉइंट बढ़ गया। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटी, बॉन्ड लेंथ घटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब क्वेश्चन है कि बोरॉन तो नॉन मेटल है, इस ग्रुप में भी नीचे जाने पर ऑर्डर सेम है, कैसा क्यों, ये तो नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तो बॉन्ड अच्छे होने चाहिए। बोरोन बनाता है बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर B12 है, मतलब बोरोन अकेला नहीं रहता, B12 की फॉर्म में रहता है। तो सोच के देखो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो करता होगा बॉन्डिंग, कि एक बोरोन अकेला नहीं रहता, 12 बोरोन के साथ एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोरोन की क्या रहती है बेटा, हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या रहती है, इन B12 फॉर्म। इसके कारण इसका मेल्टिंग में होना तो कम चाहिए था, लेकिन होता एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा है, आए समझ में, मेल्टिंग पॉइंट ना, हाँ। तो ऑर्डर वही रहेगा, ग्रुप 13 तक कोई दिक्कत है नहीं है, मतलब ऑर्डर वही है, मतलब नॉन मेटल होते हुए भी अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज। अब आता है ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 में कार्बन सिलिकॉन। अब बेटा अगर मैं तुम्हें कहूं कि ग्रुप 14 में अगर मैं समझूं तो अप टू डाउन जाने की बात करूं तो इनमें होता है बेटा चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी, से हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन टेंडेंसी। तो कार्बन में कैटेनेशन टेंडेंसी होती है, कार्बन 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 बहुत सारे जुड़ता है। तो क्या ये बेटा एक बहुत बेहतरीन लंबी चेन चेन बनाएगा, तो क्या इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी, और कैटेनेशन टेंडेंसी नीचे जाने पर घटती है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो इसका मतलब जो ग्रुप 13 तक आंसर था क्या उस आंसर को ग्रुप 14 तक बढ़ा दूं, लेकिन आंसर का रीजन अलग है। तो लिखो बेटा इन ग्रुप 14, इन ग्रुप 14 when we move up to down, in group 14 when we move up to down, catenation tendency decrease due to increase in size। वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ का पंगा ये नहीं है, मेटलिक बॉन्ड वाला पंगा नहीं है, कैटेनेशन स्ट्रेंथ घट जाती है, अभी पढ़ेंगे अपन कार्बन फैमिली में कैटेनेशन स्ट्रेंथ कैसे घट जाती है आगे बात में। और कैटेनेशन स्ट्रेंथ घट जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। लेकिन बेटा ग्रुप 14 है ना, अब लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा था, तो ग्रुप 14 ग्रुप 13 से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, वही कैटेनेशन पावर। तो लिख दो नेक्स्ट पॉइंट में ग्रुप 14 हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू ग्रुप 13 ड्यू टू कैटेनेशन टेंडेंसी। तो देखो बेटा अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्रुप 1 से ग्रुप 14 तक लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे, क्यों, ग्रुप 14 ग्रुप 13 से ज्यादा है और ग्रुप 13 बाकी से ज्यादा था, तो सब ज्यादा किसका हुआ, ग्रुप 14 का। तो मैं ग्रुप 14 तक आंसर बोलूं सीधा ही, ग्रुप 14 तक लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, अप टू डाउन जाने पर घटेंगे, जबकि यहां उल्टा है, नीचे जाने पे बढ़ रहे थे क्योंकि वो तो मोलिकुलर मास पे डिपेंडेंट हो गए। कहानी समझ में बेटा, ये अभी मेल्टिंग पॉइंट की बार बार कहानी नहीं सुनेंगे ना, चले। देखो ध्यान से, बोरोन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, बोरोन कैसा है बेटा, नॉन मेटेलिक इन नेचर,
इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये कहानी समझ में आई? होना तो कम चाहिए था, लेकिन इसके पास क्या होता है बेटा? वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस होते हैं B12 फॉर्म में। रेस्ट ऑफ मेंबर आर सॉफ्ट। रेस्ट ऑफ मेंबर क्या होते हैं? सॉफ्ट। आप एल्यूमिनियम को छू के देखना, सॉफ्ट सा फील होता है, हार्ड नहीं फील होता। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ मेंबर आर सॉफ्ट मेटल विच लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ए हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की सारे सारे क्या है बेटा? मेटल है। ठीक है, नेट गैलियम विद यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, गर्मियों में तो पिघला हुआ रहता है। 303 केल्विन क्या है बेटा? कुछ नहीं है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री तो है, तो 30 डिग्री में तो पिघला रहता है। हमारे पास में, और 40-45 तो अपने यहाँ नॉर्मल है, तो पिघला हुआ रहेगा गर्मियों में तो। क्लियर है? कुछ एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उड़ेगा नहीं। और उड़ेगा नहीं तो इसका मतलब हमें पता है कि इसको हम किसी दूसरी चीज का टेम्परेचर निकालने में यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड है, जैसे हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं मरकरी को। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो उसका लिक्विड फॉर्म में रहता है और बॉयल नहीं होता, तो इसको भी यूज कर लो चाहिए। तो क्या इनसे क्वेश्चन आता है? गैलियम यूज टू प्रिडिक्ट टेम्परेचर ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि थर्मोमीटर में डाल के निकाल लो। एक तरीका है भाई, अपन जो उसमें ये क्या पढ़ा था अपन ने, वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या पढ़ा था? बैरोमीटर। बैरोमीटर में डाल दो इसको एक तरफ, लिक्विड फॉर्म में ऊपर नीचे उठता रहेगा। आ रही बात में? जैसे हम एमएमओ एचजी पढ़ते हैं, एमएमओ गैलियम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये तो हमें पता है इंक्रीज हो रही है नीचे जाने पर। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जो छोटी छोटी चीजें देखनी है अपने, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं ना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर वेरी हाई। इसकी पहली 3 आयोनाइजेशन एनर्जी का बड़ा बहुत ज्यादा है, और बड़ा पहली 3 बहुत ज्यादा मतलब इसके पहले 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली अवेलेबल है नहीं करा। तो बोरोन क्या करता है कि भाई, बोरोन कहता है कि मैं आयनिक बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं कोवलेंट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्चा बहुत है। तो एक काम करते हैं, शेयरिंग वाला काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे मेटल तो दे देते हैं और आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो बोरोन ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी पहली 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो क्वेश्चन आता है बोरोन कोवलेंट को कोई प्रेफर करता है कि वो बनाने को बेचारा आयनिक बना ले, बोरोन +3 तैयार है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत है इतनी एनर्जी देने की? पहले 3 आयोनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा। देखो आ गया वो, अच्छा नीचे थी क्या? नीचे थी। अब देखो ध्यान से, ये रहा, इसकी पहली 3 में कंपैरिजन करो। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा है, फिर ये देखो 600 ज्यादा है, फिर बेटा 900 ग्राउंड ज्यादा है। तो बड़ा पहली 3 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी सम। तो देखो इनकी पहली 3 का सम उतना ज्यादा नहीं है, और उतना ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ बेटा? फायदा है। इसलिए ये 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, लेकिन ये क्या साफ मना कर देगा कि मेरे से क्या करो कोवलेंट। क्वेश्चन आता है बोरोन कोवलेंट को प्रेफर क्यों करता है? आयनिक बना लेगा अगला। आयनिक बॉन्ड क्या मतलब क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करो। कहता तुम्हारी हिम्मत है करवा लोगे? तो ये कोवलेंट प्रेफर क्यों करता है? क्वेश्चन आता है क्योंकि इसकी फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी का समय है, जबकि एल्यूमिनियम पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के आयनिक बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा? तो फोर्स इट टू फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। तो बोरॉन की अपन बोलेंगे को बोलेंगे बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन बोरॉन कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। आगे बात समझ में? बट वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम जाता था, सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीज, उससे तो कम ही है। तो एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोमेटल पॉजिटिव है। डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, और डी और ऑर्बिटल का क्या है बेटा? एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कारण आपको पता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +3 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और किसकी बढ़ जाएगी? +1 की। क्लियर है? ये कहानी वही है, बार बार क्या सुनानी है। क्लियर है? तो नीचे आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपसे कोई पूछे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी लिखो, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की, गैलियम से ज्यादा इंडियम से ज्यादा टेलुरियम, और थेलियम तो साफ साफ कहता है कि मैं तो +1 ही दिखाता हूं। ये सब दिखाते बेटा +1 +3 तीनों। एल्यूमिनियम तो +3 दिखाता है, ये दोनों +1 भी दिखा देंगे, लेकिन थेलियम तो अपन साफ साफ मना करके कहता है मैं तो +1 दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? +1। आ रही बात में? तो पूछे ना किसकी +1 है, तो कहोगे थेलियम की, और दिखाने को कि हाँ ये भी दिखा देंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया?
और +3 का ऑर्डर होता था उल्टा। ये बात समझ में? बोरॉन क्यों नहीं दिखाता +3? जोड़ के देखो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। वे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, मतलब थेलियम की अगर +3 है तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। मतलब क्या हो गया? खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा क्योंकि +1 में आएगा। अब खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। द कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सपेक्ट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ कंसिडरेशन आर मोर आयनिक देन दोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बड़ा कहता है कि जो +1 वाली है वो +3 से ज्यादा आयनिक है। भाजन रूल, चार्ज अपॉन ए साइज। In trivalent state, the number of electron around the central atom in a molecule of the compound of these elements कितने होते हैं? 6। तो BF3, BH3, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3 ये सब के सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जबकि AlF3 नहीं है क्योंकि वो आयनिक है। वो क्या है बेटा? आयनिक है। बोलो कोई दिक्कत है? किस तरह इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। भैया जो BCl3 ये सब क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो जब भी BCl3 के पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है। BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो उसके पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल क्या है बेटा? और अमोनिया इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो ध्यान से बताता हूं बेटा। देख BCl3 है ना, बोरॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 2s2 2p2 2p1 सॉरी। तो ये 2s2 और ये 2p1। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो आगे चला गया। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट किए? sp2। तो क्या इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है? इसमें तो वो बैक बॉन्डिंग करवाता है। तो BCl3 की क्या बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है? तो बेटा बोरॉन के पास जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या करता है बोरॉन? जैसे ये अपने पास बोरॉन बन गया, इस पे 3 क्लोरीन आके जुड़ गए और इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अमोनिया क्या करता है? उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है क्योंकि ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस। तो देखो अमोनिया ने डोनेट किया इस तरह से। तो देखो यहां बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, अमोनिया की थी sp3। 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब अमोनिया के 4 बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया की तो sp3 है और बोरॉन की भी क्या होगी? sp3। तो क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन चेंज तो किस में चेंज होती है बेटा? बोरॉन की sp2 से sp3। क्लियर है? तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई एक तरह से। क्लियर है? AlCl3 ये तो डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं। देखो इस डाइमर वाले बॉन्ड में एक बार जैसे B2H6 का बॉन्ड पढ़ते हैं तो उसमें तो पूरा बॉन्ड एक होता है। इसमें एक तरह से 2 बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग बात होती है। क्यों? एक कोऑर्डिनेट और एक कोवलेंट है। वहां तो वो बॉन्ड क्या था बेटा? जैसे अपन वो बॉन्ड तो एक तरह से ये वाला बॉन्ड एक तरह से तो फर्जी था लेकिन ये तो रियल बॉन्ड है। तो ये दोनों बॉन्ड एकदम डिफरेंट अपन बोल देते हैं ऐसे कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि रियलिटी में ये कितने बॉन्ड है? 2 अलग अलग बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 2 अलग अलग बॉन्ड है। क्लियर? इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं। अपन अपन तो बोलने को बोल देते ताकि याद हो जाए। क्या हो जाए? याद। जबकि यहाँ पे ये पूरा एक बॉन्ड है तो ये बनाना बॉन्ड है, ये बनाना बॉन्ड है क्योंकि ये कहता है मेरा तेरे से क्या लेना देना, तेरे बिना ही मैं बना हुआ हूं, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, मैं कोऑर्डिनेट हूं तो कोवलेंट है। जबकि ये क्या कहता है? अपन दोनों तो एक ही है, तू उधर उठ के बैठता है, मैं उधर उठ के बैठता हूँ। तो उस वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। जबकि ये दोनों को अपन बनाना बॉन्ड है। 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 सॉरी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन अपन याद करने के लिए बोल देते हैं। जबकि ये बॉन्ड एक है, यहाँ पर कहेंगे 2 अलग अलग बॉन्ड है। आई बात समझ में? 2 अलग अलग बॉन्ड। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है बेटा? उसमें पूरे एक बॉन्ड बताया जाता है ये वाली लेंथ। इसमें देखो इसकी अलग लेंथ बताइए। और देखो ध्यान से ये याद मैंने तुम पहले बताया था, बाहर वाला एंगल ज्यादा होता है, अंदर वाला एंगल है कम। यहां से तो देखो ये 79, ये 101 है। ठीक है? यहां तक समझ में आया बेटा? AlCl3 के डाइमर अपने सब पढ़ रखा है। ट्राइवेलेंट स्टेट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज। ये सारी की सारी हाइड्रोलाइज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? हाइड्रोलाइज। क्यों? क्योंकि बेटा बी जैसे अपने पास है AlCl3 है, ये पानी से रिएक्शन करता है और बना लेता है AlOH4। स्टेबिलिटी आएगी, ऑक्टेट पूरा होगा। तो सारी सारी हाइड्रोलाइज हो जाती है। द ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म टेट्राइडल। अगर टेट्राइडल बनाएंगे तो OMOH4 माइनस। क्लियर है? स्पेसिस द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कितनी होगी? sp3।
एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑक्ट्राइडल, ये तो क्या बना लेता है, ऑक्ट्राइडल। क्यों बना लेता है, इसके पास डी है, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। हमारे पास में डी ऑर्बिटल, तो ये क्या बना लेता है, ऑक्ट्राइडल। ये एग्जांपल याद रखना है बेटा ना, कि एल्यूमिनियम पानी में हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है, AlH2O6, मतलब ऑक्ट्राइडल बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्ट्राइडल। बोलो कोई दिक्कत है, जनरली इस वाले ग्रुप वाले ये बनाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम ये बना लेता है। इससे नीचे वाले भी बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट है, डी ऑर्बिटल है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी फ्लोरीन वाले में, कि जो नॉन मेटल था F2, वो पहले किस में गया बेटा, F गैस में, F गैस गया F माइनस में, और F माइनस हाइड्रोलाइसिस हुआ और F एक्वस में। क्लियर है, ये डिसोसिएशन थी। ये बेटा क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, और ये क्या था बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी थी। ये भी एक्सोथर्मिक थी, ये भी एक्सोथर्मिक थी, एंडोथर्मिक थी। और मैंने कहा था खर्चा कम होना चाहिए, फायदा ज्यादा होना चाहिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि रिड्यूशन हो रहा था। तो देखो बेटा, हमने कल फ्लोरीन वाले में कहा था डिसोसिएशन एनर्जी कम थी। डिसोसिएशन एनर्जी क्या थी बेटा, कम। F2 का कम होता है बेटा, होनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन होती बहुत है, कम है। और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है, बाकी ज्यादा फर्क है नहीं। इसलिए बेटा फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था। फिर ये नॉन मेटल्स थे। मेटल्स के केस में क्या होता है बेटा, मेटल सॉलिड है, किसमें जाएगा बेटा, मेटल है गैस में, फिर मेटल गैस किस में जाएगा, मेटल आयन में, और फिर ये हाइड्रोलाइज होके मेटल एक्वस में। तो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी, ई सब्लिमेशन। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये तो अब की बार खर्चा ये है और फायदा ये है। तो खर्चा क्या होना चाहिए बेटा, कम। खर्चा क्या होना चाहिए, कम। तो देखो सब्लिमेशन एनर्जी नियर बाय मेटल्स की सेम ही होती है। क्या होती है बेटा, सेम। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेन डिफरेंस इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी में आता है। किसमें आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी में, और हाइड्रेशन एनर्जी का डिफरेंस है। तो देखो बेटा, मुझसे कोई पूछे कि एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम जाना -1.6 वोल्ट है, जबकि टेलुरियम +3 से टेलुरियम आना +1.26 वोल्ट है। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मुझे पता है ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो मैं इसको, हमें रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना होता है। तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल भी अगर मान लो मिनिमम है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। बात तो वही है। तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम के केस के अंदर मुझे पता है कि एल्यूमिनियम है वो, जैसे इस मेटल के लिए बात करूं तो एल्यूमिनियम +3 में, तो क्या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम +3 में जाके खुश है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो +3 में जाता है। तो इसका मतलब ये खर्चा कम है, ये खर्चा कम है। इसका मतलब एल्यूमिनियम अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, और अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, इसका मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, और अपने आप को ऑक्सीडाइजेशन करना चाहता है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम आना चाहिए। देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल उसका नेगेटिव में आ रहा है। डाटा रिडक्शन पोटेंशियल में क्यों बनाता है। लेकिन टेलुरियम की बात करें तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि टेलुरियम +3 से +3 में जाना ही नहीं चाहता, जाने नहीं चाहता, तो वो यहाँ पे डिमांड हाई कर देगा, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया। वो कहता है मैं अपना ऑक्सीडाइज कराऊंगा ही नहीं, कराऊंगा ही नहीं, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा, और अपने ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा, इसका मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, कम आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम आएगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा। और देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उल्टा कर लो, कमी है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो क्या है, +1.66, और इसका क्या है बेटा, तो ये तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना ही नहीं चाहता। तो ये हमसे क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करो कि इन दोनों में से आप कैसे कह सकते हो कि +3 में स्टेबल नहीं है, जबकि ये +3 में स्टेबल है। तो हम कहेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। ऑक्सीडाइज करना चाहता है मतलब इस वाली स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और ऑक्सीडाइज होना चाहता है मतलब खर्चा आयनाइजेशन एनर्जी कम है। यही चीज मैं टेलुरियम को कहूं कि ऑक्सीडाइज हो जा, तो वो क्या कहेगा, मैं ऑक्सीडाइज नहीं होऊंगा। ऑक्सीडाइज नहीं होऊंगा तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा, और देख लो रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, ज्यादा। हम हाँ, आगे बात समझ में, तो हम क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये कहानी समझ में आई। देखो कंपैरिजन रिडक्शन पोटेंशियल में करना होता है, और कहानी किसकी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम क्या, हम ये लिख लेंगे, हम कहेंगे देखो इसी से करना है कंपैरिजन, इससे करना होगा, इससे करना होगा। हमें देखेंगे खर्चा कम होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम +3 में जाना है, खर्चा कम है, मतलब कम मतलब वो जाना चाहता है,
वो भाग भाग के जाना चाहता है, ऊपर से उसकी हाइड्रोजन एनर्जी भी खूब आएगी, साइज छोटी है, चार्ज अपॉन साइज होता है ना, तो हाइड्रोजन एनर्जी भी खूब आएगी, तो खर्चा कम फायदा ज्यादा। टेलुरियम कहता है मैं जाऊंगा नहीं, जबरदस्ती ले जा रहे हो, और ऊपर से हाइड्रोजन एनर्जी भी नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे तू ऑक्सीडाइज होने लायक ही नहीं है, तू तो रिड्यूस होने लायक है, तो कहता है देखो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ये कहानी को समझो इस तरह है ना, क्योंकि हमें कंपेयर रिडक्शन पोटेंशियल का करना होता है, और कहानी किसकी है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई बेटा। रिएक्टिविटी विथ एयर, मोस्ट ऑफ चीजें इसमें तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, हमें पता है क्रिस्टलाइन फॉर्म मजबूत होती है, कुछ नहीं करता, ये पड़ा रहता है। एल्यूमिनियम फॉर्म वेरी थिन ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक थिन ऑक्साइड लेयर बना लेता है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आगे बात में, सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द फर्दर अटैक, एक चीज समझ में आई, तो कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में और इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन एमोर्फस, बोरोन को किस फॉर्म में ले आए, एमोर्फस फॉर्म में, और एल्यूमिनियम को भी एमोर्फस फॉर्म में ले आए, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे फिर, और रिएक्शन करके बोरोन तो बनाएगा B2O3, क्लियर है, और Al2O3, बोलो को दिखे, बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद डाई नाइट्रोजन, अगर हम डाई नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर जाते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा, नाइट्राइड, क्या बनाते हैं, क्योंकि इन पे +3 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे -3। आगे बात में, तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड, क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। इसमें कोई दिक्कत है कि क्वेश्चन आते हैं बेटा दोनों दोनों कि किस में कराते हैं, एमोर्फस फॉर्म में, ऐसा कुछ बिगड़ता ही नहीं इनका। और नाइट्राइड इनके अलावा और भी दो जने बनाते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरी डाउन द ग्रुप, इन जो ऑक्साइड के नेचर है ना बेटा, ये ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं बेटा, वेरी करते हैं। बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, बोरोन ट्राइऑक्साइड कैसा है बेटा, एसिडिक, B2O3 एसिड, ऊपर वाले तो वैसे एसिडिक होते हैं। एंड रिएक्ट विद बेसिक ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और बनाता है मेटल बोरेट, मेटल बोरेट। आगे बात में, बोरेट का मतलब माइनस चार्ज, कहते हैं बेटा माइनस चार्ज, जैसे BO3 है तो BO3 माइनस, तो मेटल बोरेट बनाते हैं। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक वाले ना, तो उसमें तो नॉन में देखो, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली में तो जो बीच वाले थे वो क्या मिल रहे थे, एम्फोटेरिक थे, यहाँ एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक है। एंड दोज इंडियम एंड थेलियम आर बेसिक, नीचे वाले दो बेसिक, तो अब की बार क्या है, ऊपर वाला एक एसिडिक, फिर दो एम्फोटेरिक, फिर दो बेसिक, तो देखो एम्फोटेरिक तो हमेशा दो है, अब देख लो तुम्हारे हिसाब से, नाइट्रोजन फैमिली इन सब में दो दो, ऊपर वाले दो एसिडिक, दो एम्फोटेरिक, फिर दो वैसे था, लेकिन इसमें क्या है बेटा, एक एसिडिक, फिर दो एम्फोटेरिक, दो बेसिक। आगे बात में, हेलियम तक ही पढ़ते हैं, उससे नीचे वाले तो पढ़ते भी नहीं है अपन, निहोनियम को। नेक्स्ट में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिडिक एंड एसिड एंड एल्कलाइन, कि इनके एसिड और बेस के साथ अगर रिएक्शन कराएं, तो देखो बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्काइल इवन मॉडरेट टेम्परेचर, आप मॉडरेट टेम्परेचर भी कर दोगे तो कोई रिएक्शन है नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम मिनरल एसिड होता है HCl HBr HI, इनके साथ में डिजोल्व इन मिनरल एसिड इन एक्वस एल्कलाइन, एक्वस एल्कलाइन में भी क्या करता है, डिजोल्व होता है। सो एम्फोटेरिक कैरेक्टर, क्या सिखाता है, एम्फोटेरिक। देखो बेटा लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें Al2O3 का डिजोल्व करना सिखाया था, तो Al2O3 में जब Cl डाल रहे थे तो H2O6 का कॉम्प्लेक्स बना रहा था, और जब उसमें NaOH डाल रहे तो एल्यूमिनियम OH6 का कॉम्प्लेक्स बना रहा था। आगे बात समझ में, वो Al2O3 था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ एल्यूमिनियम की बात है, किसकी बात है, अगर एल्यूमिनियम में बेटा HCl डाला, तो मुझे देखो इस रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेटल को अगर हम एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस Cl माइनस एल्यूमिनियम +3, यही होता है। अब कहता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वे अपने ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, डाइल्यूट HCl के साथ ही करता है, कंसंट्रेट में तो वो लेयर बन जाती है इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट वन NaOH के साथ में, वहां एल्यूमिनियम OH का क्या बना था, कॉम्प्लेक्स बना रहा था, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम OH को कॉम्प्लेक्स, वहां 6 था, यहाँ 4 है, यहाँ टेट्राइडल है, वहां पे क्या था, ऑक्ट्राइडल, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है, तो इन दोनों केस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसमें वो ये रिएक्शन है Al2O3 NaOH में ऑक्ट्राइडल था, यहाँ टेट्राइडल है, दोनों रिएक्शन पूछते हैं बेटा ना। रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, सारे हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, EX3 टाइप कंपाउंड बनाते हैं, और टेलुमिनियम I3 नहीं बनता बेटा, क्योंकि बेटा साइज में टेलुरियम तो रख सकता है, आयोडीन की इतनी हिम्मत नहीं कि टेलुरियम +3 में ले जाए, टेलुरियम से 3 निकालने ना बेटा, और आयोडीन की इतनी औकात है नहीं है कि एल्यूमिनियम टेलुरियम को क्या ले जाए बेटा, +3 में ले जाए, +1 में होता है,
फ्लोरीन क्लोरीन तो खींच लेते हैं टेलुरियम की इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयोडीन की इतनी हिम्मत है नहीं है। अब कहता है व्हाइट फिल्म अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो AlCl3 है बेटा, अगर इसके चारों ओर पानी आया तो ये पानी से रिएक्शन करके अब क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ में क्या रिलीज कर देता है, HCl। क्या रिलीज कर देता है, इसलिए AlCl3 का जो कंपाउंड कोई कंटेनर होता है उसके चारों ओर व्हाइट फ्यूम्स आती है, किसकी आती है, वो HCl की आती है। क्लियर है, बताया था ना एल्यूमिनियम क्या करते हैं भाई, जितने भी इनके ट्राइक्लोराइड्स हैं, ट्राइहेलाइड्स है, वो पानी से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, तो HCl माइनस तो निकलेगा। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड क्या निकला है, एनोमल्स प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन। अब देखो ध्यान से, certain important trend can be observed in the chemical behavior. The trichlorides, bromides and iodides of all these elements being covalent in nature, hydrolyze होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, टेट्राइडल MHOH4 एंड ऑक्ट्राइडल है, या तो ऑक्ट्राइडल बनाएंगे टेट्राइडल। बोरोन नहीं करता ऐसा, कौन नहीं करता, बोरोन नहीं करता। द मोनोमेरिक ट्राइलाइड क्या है बेटा, मोनोमेरिक है, बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सारे के सारे मोनोमेरिक मतलब ये सारे के सारे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विद ए लुईस बेस अमोनिया टू कंप्लीट ए ऑक्टेट, ये हमने पढ़ी रखा है। और BF3 BCl3 BBr3 और BI3 में ज्यादा एसिडिक कौन है, BI3, हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल दैट द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन कितनी है बेटा, 4। सिंस द d ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास तो d ऑर्बिटल अवेलेबल है, and other elements the maximum covalency can be expand beyond the 4, ये beyond the 4 भी ले जा सकते हैं। most of the other metal halides are dimerized through halogen bridging, किसके थ्रू बेटा, halogen bridging, halogen bridge कर लेता है। the metal species complete its octet by accepting electron from the halogen in these halogen bridge molecule, वो लोन पेयर देता है बेटा halogen में, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कहता है BF63 माइनस पॉसिबल क्यों नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम का है, क्यों, क्योंकि बोरोन के पास ऑक्टेट ही नहीं है। एल्यूमिनियम तो कर लेता है ऐसा, AlF63 माइनस कर लेता है, क्यों, ऑक्टेट है इसके पास, d ऑर्बिटल है, इसके पास d ऑर्बिटल है नहीं है। अब देखो यहां से बोरेक्स Na2B4O710H2O, ये क्या है बेटा, बोरेक्स। तो बोरेक्स की अगर अपन बात करें कि बोरेक्स का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो ये वेल इसका टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट ऐसे बोलते हैं, ये इसकी करेक्ट फॉर्मूला है बेटा बोरेक्स का, ये बोरेक्स का करेक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर इसमें B4O5 है, तो देखो आपको सिखा रखा है बोरोन 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 बोरोन, एक ऑक्सीजन का ब्रिज डालते जाओ, बच गया कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच गया, किसी दो के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो इसे, आगे समझ में। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास कितने बच गए, 4 OH है, OH 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 और OH। अब देखो ये बोरोन क्या है, sp2 है, ये बोरोन है sp2, आगे समझ में। बीच वाले दोनों बोरोन क्या जा रहे हैं, sp3, तो इसका मतलब क्या, बोरोन तो 3 बॉन्ड बना सकता, चौथा बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट टाइप है, और कोऑर्डिनेट टाइप है इसका मतलब बोरोन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लिए ना बोरोन ने, तो बोरोन तो गया बेटा एक्सेप्टर है, तो वो बोरोन कैसा है, sp3 कैसा है, और हमें पता है बाहर 2 Na+ है, वो Na+ यही रहेंगे, एक Na+ यहाँ पे और एक Na+ है, और ये बाकी H2O तो क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन है, हाइड्रोलाइज फॉर्म में। आगे बात समझ में, स्ट्रक्चर याद होगी, कुछ नहीं करना, B4O5 है, हर बोरोन के बीच में एक एक ऑक्सीजन, फिर 2 बोरोन के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, और चारों पे एक एक OH, तो अपने आप आ गया 2 बोरोन sp2 और 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर है, स्ट्रक्चर बना लो बेटा। ये देखो इस वाले चैप्टर में थोड़ी मेमोरी बेस ज्यादा है ना, क्लियर, लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे आपको स्ट्रक्चर पूछ ली बोरेक्स की, अरे बेटा 2-3 बार पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बुरे नहीं होते, मैं कह रहा हूँ पॉकेट के नंबर है, जब आज देखो ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, आएंगे ही, तो फिर क्यों ना पढ़ के जाएं, नहीं नहीं पढ़ के जाते बेटा, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो सोचते हैं इनके बिना खेल लेंगे, अरे भाई इन्हीं से खेलेंगे, क्योंकि बेटा देखो अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन याद है तो गलत नहीं होंगे, तो छूट जाएगा, पर टाइम वेस्टेज तो नहीं है ना इसमें, और प्लस अगर मान लो यार
अगर याद हो गया, सोच के देखो, अगर ऐसे 4 क्वेश्चन हमें याद हो गए तो 16 नंबर है और 1 मिनट का खेल है। बाकी से बहुतों से आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग इनको क्या करते हैं कि पता क्या होता है कि वो इनको फोकस नहीं करते, वो क्या करते हैं लास्ट दिन याद करूंगा मैं। अरे लास्ट दिन नहीं याद होते ये। मोस्ट ऑफ बच्चे की हैसियत क्या होती है कि लास्ट के 5 दिन में इनको याद करके जाऊंगा। फिर जैसे लास्ट के 5 दिन आते हैं ना, फिर उसके पता क्या होता है कि इनको छोड़, जो याद है वही पढ़ ले। लेकिन अभी से आप बार बार पढ़ोगे ना बेटा, तो लास्ट तक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बोरेक्स। अब देखो बोरेक्स को अगर अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बोरिक एसिड मिलता है। ऑर्थोबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर अपने पहले पढ़ रखी है, 3 हाइड्रोजन, इसलिए नाम इसका ऑर्थो लगा दिया, वरना बोरिक एसिड ये। आगे भाषण में ऑन हीटिंग बोरेक्स, बोरेक्स को अगर अपन हीट करते हैं तो ये पहले वाटर लूज करता है। क्लियर है? ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न इनटू ए ट्रांसकुलेट लिक्विड which solidify into glass like material known as borax bed। ये है बोरेक्स बेड। ये तो हो गया बोरिक एनहाइड्राइड और ये हो गया सोडियम मेटा बोरेट। अब इसको बोरेट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेक्स बेड टेस्ट। फिर अब देखो बोरेक्स बेड टेस्ट कैसे काम आता है। ये ये क्या है, सोडियम मेटाबोरेट, और ये बोरिक एनहाइड्राइड। ये जो सोडियम मेटाबोरेट बनता है ये बोरेट टेस्ट है। देखो कैसे, the metaborate of many transition metal have characteristic color and therefore borax bed test can be used to identify them in laboratory। देखो यहाँ सोडियम की जगह कोई और मेटल आ सकता है, तो हर ट्रांजिशन एलिमेंट अपना अलग अलग कलर दिखाता है। तो मैं अगर मुझे यहाँ पे इसी हिसाब से मेटल डालूंगा तो उसी हिसाब से यहाँ मेटल आ जाएगा और उसी का कलर आएगा। तो ये जो इसको बोलते हैं बोरेट बेड। क्या बोलते हैं? बोरेक्स बेड। तो बोरेक्स बेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोरेक्स बेड टेस्ट। तो बोरेक्स बेड टेस्ट किसके द्वारा दिखाया जाता है? सोडियम मेटाबोरेट है, तो उसमें ट्रांजिशन मेटल आएगा। क्यों आएगा? जैसे एग्जांपल इसने दिया है, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड, ये तो फर्नेंस है, किसके साथ बेटा? सीयू ऑक्साइड, कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन लूप एंड प्लेटिनम वायर। जो भी केस हमें कोई मतलब नहीं है, ये बनता है। मतलब सोडियम जगह कौन आ गया? कोबाल्ट आ गया, और कोबाल्ट बेड फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? किस कलर का आता है? ब्लू कलर का। तो हमें एक का याद रखना क्योंकि ये दिया अपने एनसीईआरटी में। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन है, स्कूली लैब में पॉसिबल नहीं होता ना, ठीक है, तो अपने प्लेटिनम वायर वायर महंगी बहुत होती है भाई, स्कूल के लिए, स्कूल को जान लोगे क्या तुम? क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ कराते हैं कोर्स, टेस्ट तो है ही, तभी तो है टेस्ट भाई। मतलब जब आप तुम तो क्या बायो वाले कैसे, क्योंकि जब मैथ वाले जैसे तुम में गए तो तुम में से किसी ट्रांजिशन एलिमेंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट प्रूव करो, तो उसको बोरेक्स बेस टेस्ट कर। ब्लड टेस्ट हमें लिखा रहता है चार्ट में कि अच्छा ये कलर आ रहा है तो ये वाला है। आगे बात, अब ये याद होना चाहिए बोरेक्स बेस टेस्ट किस में आता है ना। नेक्स्ट में ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट्स स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है? हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, मतलब ये ठंडे पानी में नहीं घुलता है। किसमें घुलता है बेटा? गर्म पानी में घुलता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड, हमें भाई पता था किससे प्रिपेयर किया जाता है बेटा? Na2B4O7 में पानी डालते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो तो ये बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं, NaOH और बोरिक एसिड। मतलब मुझे पता है बोरेक्स से बनता है। किससे बनता है? इट आल्सो फॉर्म द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोस्ट ऑफ बोरोन कंपाउंड्स, हैलाइड्स अभी पढ़ा था, BF3 है। क्लियर है? इसके अगर मैं अंदर पानी डालूंगा तो मुझे पता है BH हटके कौन आ जाएगा? OH। क्लियर है? बोरिक एनहाइड्राइड है B2O3, इसमें पानी डाल दो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनता है। क्लियर है? बोरोन हाइड्राइड B2H6 में पानी डाल दो। अब देखो इसकी जो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ये है बोरिक एसिड बेटा, ये बोरोन है, OH O 3 O है बेटा, और उन O पे कौन जुड़ा हुआ है? H H H और H। अब देखो ध्यान से, इस तरह सारे बोरिक एसिड साथ साथ आते रहते हैं, और इनमें देखो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ में। तो आपको नहीं लगता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रो, और इसमें खूब सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? joined by the hydrogen bond as shown in the figure। boric acid is a weak monobasic acid। किसी मोनोबेसिक एसिड मतलब एक H प्लस देता है, ये एक भी H प्लस नहीं देता, जबकि इसके पास 3 है। हाँ, ना OH माइनस भी रिलीज नहीं करता, एसिड है तो OH माइनस क्यों रिलीज करेगा? ये क्या करता है? H प्लस नहीं देता, ये क्या करता है? पानी में से OH माइनस निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है बेटा? लुईस एसिड है। कैसा एसिड है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जैसे इसके साथ पानी आता तो पानी में से जो OH माइनस और H प्लस था
ये OH माइनस को ले लेता है, तो बेटा इसने लोन पेयर लिए तो लुईस एसिड हुआ, और क्या बन जाता है बेटा, बोरेट। बोरिक एसिड से क्या बन जाता है, बोरेट। और ये प्लस H प्लस, तो क्या मीडियम में पानी में H प्लस आ गया कि नहीं आ गया, तो ये OH माइनस एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, तो अगर ये हमारा लुईस एसिड है और ये फिर एसिड है, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है बेस, क्या बेटा, कॉन्जुगेट है बेस। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। ओजोन की टाइट्रेशन में यूज हो रहा था, ओजोन का जो एस्टिमेशन था उसमें यही तो अपन बफर यूज कर रहे थे, आगे बात समझ में, ये वाला बफर यूज करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में बताया था, ओजोन का एस्टिमेशन करते हैं। ओजोन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ओजोन को Ki से रिएक्शन कराते हैं, फिर सोडियम में थायोसल्फाइड से क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड से। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। तो ये इस तरह की रिएक्शन समझाइए, समझ में आ गई बेटा। पानी में H प्लस लेता नहीं, पानी से H प्लस लेता है। मोनो बेसिक का मतलब एक ही H प्लस लेता है, वो एक ही H प्लस देता है, बात तो वही है ना, एक H प्लस दिया, पानी में एक H प्लस है दिया भाई, एक H2 से एक OH माइनस लिया तो एक H प्लस दिया ना, और जो एक H प्लस देता है वो क्या कहलाता है, मोनो बेसिक एसिड। बेसिक को भूल जाओ ना, मोनो एसिड। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, मेटाबोरिक एसिड। आपको पता है किसी एसिड में से एक मोल में से एक H2 निकालते हैं तो क्या बनता है, मेटा, तो मेटाबोरिक एसिड बनता है। और मेटाबोरिक एसिड आपको बताया था वो चेन फॉर्म में रहता है, या तो साइकिल में रहेगा, उसमें रहेगा, उसमें से क्या था, या तो चेन मेटा या तो पॉलीमर फॉर्म में रहता है, सिंगल फॉर्म इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। और इसको फर्दर हीट करने पे बनता है बोरिक ऑक्साइड B2O3। अब ये क्वेश्चन है, बोरिक एसिड कंसिडर इज ए वीक एसिड, क्योंकि बेटा एक OH माइनस लेता है और एक H प्लस से देता है। डाइबोरेन B2H6, डाइबोरेन B2H6, देखो बेटा B2H6 में यही है बेटा, एक सेकंड, ये बेटा, देखो बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज था BH3, ये हमें पता वो नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनता है। अब जैसे ये बॉन्ड बना भी sp3 हो गया, ये भी क्या हो गया, sp3। तो B2H6 में बोरॉन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज तो वही, अब देखो इसके sp3 हाइब्रिडाइज में 4 बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो 4 बॉन्ड है, तो अगर 2 अबव द प्लेन है तो दो इन द प्लेन होंगे, एक अबव प्लेन है एक बिलो द प्लेन, तो 2 क्या होंगे, प्लेन में। तो देखो बेटा B2H6 में क्या होता है कि अगर ये 2 में प्लेन में मानूं तो ये हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन। तो देखो इसमें एक सिंपल सी कहानी है, तो ये अबव द प्लेन होगा, इसी तरह इन 2 को प्लेन में मानूं तो ये क्या होगा, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। तो देखो बेटा क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं होते, एक एक यूं जाएगा और एक यूं, आगे बात समझ में, यूं जुड़ा होगा इस तरह से। तो इसके एक इसमें क्वेश्चन आता है, एक प्लेन में कितने हाइड्रोजन हो, कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और बोरॉन तीनों एक प्लेन में होंगे, ये तीनों एक प्लेन में होंगे, तो एक प्लेन में कितने एटम होते हैं, 6। देखो ध्यान से, इसमें तो ढंग से बना भी नहीं रखा, नीचे स्ट्रक्चर होगी ना जैसे ये वाली है, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ ऊपर और नीचे ही, तो कितने प्लेन में मिले बेटा, 3 इसके 3 इसके। तो पूछता है B2H6 में कितने एटम सेम प्लेन में, 6। भाई इसका एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो बाहर अंदर रहेंगे ना, ऐसे जैसे पेन देना, ऐसा है बेटा, 4 बॉन्ड बन गए। तो देखो ये 2 प्लेन में आ गए बेटा, या फिर ऐसे ले लो 2 प्लेन में, देखो ये 2 प्लेन में आ गए, तो ये 2 ऊपर नीचे हो गए, ऐसे सामने से 2 आ जाएंगे, आगे बात में, तो ये 2 तो प्लेन में हो गए, तो ये 2 ऊपर नीचे, और इधर वाले 2 ऐसे प्लेन में, तो ये दोनों हाइड्रोजन, बोरोन, तो बोरोन इसके बोरोन, तो 6 एटम हो गए। क्वेश्चन आता है बेटा कितने प्लेन में है ना, बाकी बनाना तो तुम्हें सिखाई रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड एंगल का बताई रखा है बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल बाहर वाला ज्यादा होगा, अंदर वाला कम, लेकिन ये पूरा एक ही बॉन्ड काउंट होगा, पूरा का पूरा क्या काउंट होगा, एक ही बॉन्ड, जबकि उसमें नहीं काउंट होता ना। बनाते कैसे बेटा, देखो बहुत सिंपल है, BF3 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, B2H6, सोडियम बोरोहाइड्राइड में आयोडीन डाल दो, B2H6,
BF3 में NaS डाल दो, NaS में भी तो H माइनस है, B2H6। अब देखो बेटा B2H6 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो B2O3, Sb3O3 भी B2O3, ये B2O3 बहुत जगह बन रहा है। मोस्ट ऑफ हाई बोरेन आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर, ये सब के सब फ्लेमेबल एयर होते हैं क्योंकि बेटा अनस्टेबल तो है। क्लियर है? बोरेन बोरेन आप देखो, हमने तो B2H6 बेटा डाई बोरेन, ये और भी हायर बोरेन होते हैं। क्लियर है? तो बोरेन्स आर रेडली हाइड्रोलाइज, बोरेन क्या होते हैं बेटा, रेडली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, वाटर से खूब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबल तो है नहीं, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो B2H6 का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, बोरिक एसिड। अभी बात हुई थी बोरिक एसिड बनाने का मेथड क्या है, B2H6 को हाइड्रोलाइज कर दो। अब देखो बेटा B2H6 से ये वाला स्ट्रक्चर है, हमने इसमें डाला NMe2, NMe2 की बेस है, NMe2 आया कि मैं लोन पेयर लाया हूं, क्या लाया हूं, तो क्या होगा बेटा, ये हमें पता है ये बॉन्ड BH3 है ये वाला, ये कहता है दो इलेक्ट्रॉन एक जगह से मिल जाए, तो ये क्या करेगा, फौरन इसके साथ ये अलग हो जाएगा और ये अपना अलग, और दोनों अलग अलग आगे जुड़ जाएंगे, BH3 NMe3। इसी तरह CO आएगा तब भी अलग अलग हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, BH3CO, क्योंकि हमने बात हुई थी बेटा B2H6 तब तक स्टेबल है जब तक कोई बाहर से लोन पेयर देने वाला नहीं आ जाए, क्योंकि ये कहता है कब तक जैसे जिंदगी गुजारेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं, ये रिएक्शन काम देखो, इससे में नेक्स्ट चीज बनती है, B2H6 में अमोनिया डालने पर इस तरह से बनता है बेटा, BH2NH3 और BH4, BH4 का मतलब क्या हुआ कि एक बोरॉन चारों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, तो ये BH4 बन जाएगा बेटा, तीन इसके और एक इसका, तो BH4 माइनस, और ये क्या बनेगा, BH2 प्लस, एक उसका तो एक का ही नुकसान हुआ ना, हाइड्रोजन एक ही है ना उसका, उसका एक ले गए, BH2 प्लस बन गया BH, और इस BH2 प्लस को कौन इलेक्ट्रॉन दे देता है, अमोनिया, दो अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे देंगे, हो जाएगा इसका ऑक्टेट पूरा, ये बनता है। और फर्दर हीट करने पे बनता है B3N3H6, इसी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और B3N3H6 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, बताता हूँ, ये है बी, और हमारे पास क्या B3N3 है, वो तो बनाएगा, एक मिनट रुको पहले बना तो ले, ये बन गया। अब बेटा N क्या करता है, अपने लोन पेयर है, इसको पकड़ा देगा, ये इसको पकड़ा देगा, और ये तो एक बेंजीन जैसा हो गया, और ये घूमता भी रहता है, ये क्या करता रहता है, घूमता, पर यार घूमेगा कैसे, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, और ये इसको देगा, आगे सुन में, B3N3H6, और जो तू बोल रही है वो ऐसा है बेटा, ये BH3 है, देखो इनका ऑक्टेट तो पूरा था ही नहीं, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इसके पास दो, दो चार, दो छह तो थे, और इसके दो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो ये बन गया BH4 माइनस। अब इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया बेचारे के पास बचे कितने, चार इलेक्ट्रॉन बचे, तो कितने अमोनिया चाहिए होंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दो अमोनिया, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना, पर बना तो पहले BH2 पॉजिटिव बना था ना, आगे समझ में, ये तो अमोनिया ना के इलेक्ट्रॉन दिए, अमोनिया ना के इलेक्ट्रॉन दिए, आ रही बात समझ में, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, बोलो कोई दिक्कत है, B3N3H6 वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, बोरोन तो न्यूट्रल हो रहा है, भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका तो न्यूट्रल हो रहा है, इस पे तो आ रहा है ना पॉजिटिव, आगे बात समझ में। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है इनऑर्गेनिक बेंजीन किससे बनता है, B2H6 में अमोनिया डालने पर, NMe2 डालने पर तो दोनों अलग अलग हो जाती है। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तुम्हें पहले बता रखी है बेटा, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं, पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब तो डाइबोरेन सारी की सारी है ना मेटल हाइड्रेट से रिएक्शन करती है, क्यों करती है, क्योंकि इन्हें पता है हम तो स्टेबल तो है ही नहीं, ऐसा ही तो है बेटा, ये दो BH3 जुड़े हुए, मेटल हाइड्राइड में H माइनस आता है, मैंने कहा मैं दो H माइनस लाया हूँ, ये क्या कहेगा, तू अपने घर चल मैं अपने घर, H माइनस से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी H माइनस से क्या बनाएगा, MbH4, क्या बनाएंगे, बोरोहाइड्राइड, क्या बनाएंगे, हाइड्रोबोरेट आल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड, इसे डाइबोरेन नहीं बोलेंगे ना, बोरोन हाइड्राइड H माइनस, इसी तरह से बनता सोडियम बोरोहाइड्राइड,
NH BH4 में हम क्या डालते थे, इस बनाने की रिएक्शन भी यही, NH BH4 में क्या डालते हो, I2 डाल दो तो B2S6, और B2S6 में डाल दो वापस तो क्या NaBH4। हाँ, आपस में बनाते रहो ना इसे। क्लियर है? आपको ये बात ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ ये रहा, यूज ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, इनके बड़े यूज बहुत है ना। देखो, बोरोन बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फाइंड मेनी एप्लीकेशन। बोरोन फाइबर आर यूज इन मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं इससे। लाइट कंपोज मटेरियल, हल्का होता है बेटा, तो लाइट जो मटेरियल बनाने होते हैं एयरक्राफ्ट के। क्लियर है? जो बोरोन B10 है, ये क्या करता है, आइसोटोप एबिलिटी टू हाई न्यूट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है B10 की। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है बोरोन रोड, बोरोन रोड यूज होती है क्योंकि कौन सा आइसोटोप होता है B10। तो बस ये काम की चीज याद रखो। Therefore, metal boroid are used in the nuclear industry to protective shield और control rods. एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन तुमने पढ़ा है फिजिक्स में, वो यही तो है। The main industrial application of borax and boric acid is the manufacture of heat resistant glass. जो ग्लास होते हैं जिनमें हीट रेजिस्टेंस हो जाती है, जनरली ग्लास से हीट आती है, लेकिन कुछ ग्लास ऐसे बनते हैं उसके उधर बाहर कितनी गर्मी पड़े अंदर गर्म हीट नहीं आने देते। ठीक है, फाइबर ग्लास बनाते हैं। बोरेक्स आल्सो यूज एज ए फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जो दूसरों का मेल्टिंग पॉइंट घटवा देता है। फ्लक्स का काम क्या होता है, वहां तो इंप्योरिटी होती है, उसको क्या करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट घटाता है। तो ये काम बोरेक्स भी करता है। जो क्या होता है, तुमने कभी जैसे जो एक दो लोहे के पार्ट उन दोनों को जोड़ना है, तो एक तो बेल्डिंग करना होता है। क्लियर है? तुमने कभी ट्रेन की पटरी में बेल्डिंग करते, बेल्डिंग देखी है? हाँ, वो क्या करते हैं, तुमने कभी यूट्यूब पे देखना, जैसे दो ट्रेन की पटरियां हैं, ऐसे ये यहाँ ज्वाइंट हुई, अब वो क्या करते हैं बेटा, उसको यहाँ पे इसे पैक करते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, लोहे को डालते हैं। अब लोहे को, अब इसको भी पिघालना है, इसको भी पिघालना है, और साथ में क्या डालते हैं, बोरेक्स। बोरेक्स क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करवा देता है, और फिर इसे हीट करते हैं, तो ये पूरा अंदर का लोहा पिघल जाता है, और वो चारों ओर से पैक होता है, तो बाहर तो आ नहीं पाता। अब सारा लोहा पिघल गया, पिघलने के बाद ठंडा होने देते हैं, तो जब ठंडा होगा तो सारा सारा ज्वाइंट हो जाएगा। सारा सारा क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। तो वहां बेल्डिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, इस पटरी को इस जगह वाली पॉइंट को हाइट, इसी पॉइंट को पिघाल देते हैं, तो सारा पिघल गया। पिघलने के बाद जब वापिस जुड़ेगा तो एकदम जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं बेटा, इसे बोलते हैं सोलिडरिंग। क्या बोलते हैं, बेल्डिंग नहीं होती है, बेल्डिंग अलग चीज होती है, सोलिडरिंग। और जनरली सोलिडरिंग तुम्हें जनरली मिल जाएगी जब तुम्हारे ईयरफोन टूट जाते हैं, तुम दुकान वाले के पास जाते हो ना, मोबाइल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट टूट जाता है, तो एक चीज सा निकालता है, उसे वो सोलिडरिंग करता है, एल्यूमिनियम सा लगाता है ना। कभी गए नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, तो कभी जाओ ना आपकी बार कभी, तो देखना मोबाइल की दुकान वाला मोबाइल वाला लेके बैठ रहता है, ऐसे कुछ चिपकाता रहता है, एल्यूमिनियम सा, है ना। इलेक्ट्रिक चीजों को देखते हो ना, जो चिप्स होती है उसको वैसे कुछ हटाता रहता है, चिपकाता रहता है, वो यही है। हेडफोन में इसे सोलिडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वालीबाल सर को आती है, पूछ ले उनको, और उनको वो कर लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बेटा हीट स्क्रैच स्ट्रेन रेजिस्टेंस ग्लास, जो बेटा क्या होता है, अर्थ, ये क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन वर्तन बनते हैं ना बेटा, क्लियर है, इन पे क्या होता है, इन पे जो खराब हो जाते हैं, स्क्रैच व्रेच बन जाते हैं, तो उनको अगर बोरेक्स मिला दे तो उन पे स्क्रैच नहीं पड़ते, वो खराब नहीं होते। क्लियर है? हाँ, पर ये हमारे काम की चीज नहीं। मेन चीज क्या है बेटा, फ्लक्स और एल्यूमिनियम। वही मटका महंगा चाहिए ना, मेडिकल शॉप्स में काम आता है, कोई मतलब नहीं इसकी उस बात का। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोपेरिक्स जनरली यूज्ड टू माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो ये भी कोई काम की चीज क्या है, बोरोन रोड कहाँ यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, B10 सोलिडरिंग में काम आती है, एयरक्राफ्ट इनमें कोई काम का नहीं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज ए ब्राइट सिल्वर व्हाइट मेटल है with high tensile strength. It has a high electrical and thermal conductivity on weight to weight basis. Weight to weight basis. The electric conductivity of aluminum is twice that of copper. तो एल्यूमिनियम यूज टू एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, खूब यूज होता है बेटा इसको। क्यों ना हम कॉपर से एल्यूमिनियम के वायर यूज करें, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, कॉपर से तो सस्ता ही होता है। क्लियर है? अब बेटा इससे खूब एलॉय बनते हैं। एल्यूमिनियम इट्स एलॉय कैन बी गिव शेप टू पाइप, इससे खूब पाइप बना लो, किसी भी शेप में बोल दो आप इसे। क्लियर है? इससे खूब ज्यादा यूज होता है। अब इससे बर्तन भी खूब बनते हैं। हाँ, अब इसलिए एल्यूमिनियम के जो है ना मनली अच्छे नहीं होते, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन आजकल लोगों ने यूज करना बंद कर दिए, लेकिन पहले के टाइम में एल्यूमिनियम के बर्तन ही यूज होते थे। क्लियर है? एल्यूमिनियम फॉइल ऑयल यूज करते हो ना, तो ये अच्छी चीज है नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ, उसी में आता ना। हाँ, तो सिंपल से क्या नहीं, और ऊपर से एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत यूज होते थे पहले के टाइम में। ठीक है, अब आजकल एल्यूमिनियम के बर्तन को रिप्लेस कर दिया गया है। क्लियर है?
The use of aluminum its compounds for domestic purpose is now reduced to consider it on the basic top. हमने आज के लिए डोमेस्टिक यूज करना बंद कर दिया है। क्लियर है? ये जनरली अंग्रेज लेके आए थे। हाँ, ऐसे कहते हैं कि वो है ना इंडिया के जो स्कॉलर्स वगैरह जो कैद करके रखते थे। हाँ, वो जो इंडियंस जो उनको कैद करके रखते थे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाते थे ताकि पॉइजनस चीजें जाएंगी तो धीमे धीमे खुद ही मर जाएगा जेल में। ये जो बॉडी के अंदर जो एल्यूमिनियम का कंपोनेंट जाता है ना, ये धीमे धीमे कट के ये हमारी बॉडी को उसको डिकम्पोज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी को हार्म करता है। क्लियर है? अपनी बॉडी को कैसे अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं तो पता नहीं, लेकिन अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। तो उनका ये सोच थी। आज भी जेलों में यही यूज होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन ही है, हमने बदले नहीं है कैदियों को मारने। क्लियर है? ग्रुप 14 एलिमेंट द कार्बन फैमिली। क्लियर है? तो जो कार्बन फैमिली में बात करें तो कार्बन में अपने पास कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड ये याद। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 114। एंड द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 द ग्रुप ऑफ 17 इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय द मास। ये अर्थ पे सबसे ज्यादा है मास में। क्लियर है? 17 मोस्ट है। हाँ तो मोस्ट अबंडेंट बोला है मैंने, मोस्ट अबंडेंट में आता है। अब देखो इसमें, अब देखो ध्यान से, कार्बन के बाकी तो बीच में से बकवास कर रखी है। आइसोटोप्स कार्बन के दो है, 12 और 13। और जो 14 वाला है इसका आइसोटोप्स, वो रेडियो एक्टिव है। और इसको हम किस में यूज करते हैं बेटा? रेडियो, किसी की लाइफ पता करने में। जो चीजें मर जाती है ना, उस रेडियो एक्टिव डिके में, इससे हम किसी का पता कर लेते हैं कितने साल पहले मरा था। क्लियर है? आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन है जर्मेनियम। बहुत कम अमाउंट में मिलता है अपने को। टिन जिसमें मिलता है बेटा, ये वाली इसकी और है, याद रह जाएगा? एसिट्रेट, याद करो, नहीं रहेगा तो भाई ठीक है। लेड हमें पता है ग्लेना में रहती है। और ये तो क्या है बेटा? क्या? अच्छा, ये क्या है बेटा? प्रिपेयर्ड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब जो बेटा अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक ए ट्रांजिस्टर एंड ए सेमीकंडक्टर। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एफएल होता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं। देखो ये बहुत छोटा सा है, ये तुम्हें पता ही है। मैजिक नंबर यूज करोगे 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर है? एटॉमिक मास 2 का याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज याद रखना बेटा, गलती मत करना। कोवेलेंट रेडियस नीचे जाने पर बढ़ती है। देखो यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? और आपको याद है ये लिखवाया था, ये आगे होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना कि 715 क्या होता है से आगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी देखो बहुत डिफरेंस नहीं है। 2.5, 1.8, 1.8 लास्ट में बढ़ गई। इन दोनों में यही दो जगह गड़बड़ है। पिछले वाले में क्या हो रहा था? बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर यहां से लेके वहां तक बढ़ रही थी। यहाँ पे इसकी ज्यादा, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर बढ़ गई। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो वही है, सेम ही चल रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज ए मेटलॉइड, वेयर टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल। इसमें एक ही मेटलॉइड से, ठीक है, जर्मेनियम। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आर मच हायर देन करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13। ये बता दिया बेटा। हाँ तो एक है तो एक से, मैंने कहा एम्फोटेरिक बीच वाले दो आएंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट में बात करें, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनकी अगर अपन बात करें तो इनके मैक्सिमम आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो ऊपर वाला +4 दिखाएगा, नीचे वाला +2 तो आ जाएगी। और ये लेने पे आए तो -4, लेने पे आए तो -4, तो +4 और +2 है तो नीचे वालों की +2 फिर घटेगी। वही लॉजिक बार बार है, नीचे वालों पे देखो ये प्लस ये आएगा। अब नेट पेयर इफेक्ट है, जर्मेनियम दिखा, सिलिकॉन में +4 दिखाता। अब कार्बन और सिलिकॉन है ना बेटा, इनके शुरू के 4, अगर आपको +4 में बनाना है कार्बन का, तो कार्बन जब +4 में बनाएगा तो उसके आपको अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो कार्बन की फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कार्बन भी कहता है मैं भी बोरोन की तरह कोवलेंट ही बनाऊंगा, सिलिकॉन भी कहेगा मैं भी कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि मेरे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ तुम। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी वहां बेटा यहाँ पर वही कहानी सुना रही है वापिस से, सेम ही कहानी बार बार सुनाता है। +2 वाली स्टेबल है, +4 वाली कम स्टेबल है। ठीक है?
आगे समझ में? तो चुप ही है, बस सीधा अपन रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे हमसे ये भी पूछ लेता है SiF6 ये बनता है जब कार्बन नहीं बनाता, कार्बन सिर्फ CCl4 बनाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, है ना? अब तो एक सी कहानी है ना, मोस्ट ऑफ कहानियां तो ऑल मेंबर व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। देखो हर बार ऑक्साइड बनाते हैं। दे आर मेनली फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, MO एंड MO2। अब देखो बेटा SiO मतलब सिलिकॉन का ऑक्साइड तो स्टेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट हाई टेम्परेचर पे है। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड स्टेबल ही नहीं है, तो इसको तो हटा दे। ऑक्साइड इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट आर जनरली मोर एसिडिक, हमने बार बार पढ़ा ये चीज। देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट द डाइऑक्साइड CO2 SiO2 जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक है। एंड SnO2 PbO2 क्या है बेटा? एम्फोटेरिक। तो यहाँ कोई बेसिक मिला ही नहीं, यहाँ पे कोई बेसिक है। आगे बात समझ में? डाइऑक्साइड में, मोनोऑक्साइड में बात करें तो सिलिकॉन का ऑक्साइड तो होता ही नहीं है, और कल ही बेटा था CO तो न्यूट्रल है। जर्मेनियम ऑक्साइड क्या है बेटा? एसिडिक, लिगेंड जब बनेगा तब। जर्मेनियम ऑक्साइड क्या है बेटा? एसिडिक है। और लास्ट वाले दो क्या है? एम्फोटेरिक। तो कार्बन वाले में कोई बेसिक नहीं है, शुरू के 3 एसिडिक, बाद वाले 2 बेसिक, जो एम्फोटेरिक। इसमें शुरू का एक न्यूट्रल मोनो में, फिर एक एसिडिक और लास्ट वाले 2। और सिलिकॉन का ऑक्साइड होता ही नहीं है, मोनोऑक्साइड नहीं होता ना। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, पानी के साथ रिएक्शन है, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम कहते हैं हमें कोई मतलब है, ठीक है। टिन करता है नौटंकी, और क्या बनाता है? SnO2, ये वाली इसकी और, ऐसे याद रखो SnO2 SN की और वाटर पॉल्यूशन होता है ना, टिन ऑक्साइड बनता है। और ऐसे याद, इसको याद करने की जगह ऐसे हमेशा ऐसे बोलो कि टिन की और, इससे इससे क्या ज्यादा याद होती है ना, दो दो काम हो जाते हैं कि पानी के साथ रिएक्शन करके टिन की और, टिन की और वो क्या बोलते हैं? चलो बढ़िया। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, लेड पानी से अगर इन्फेक्टेड है वही थिन लेयर बनाता है, तो थिन लेयर वाला याद रखना, लेड बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है, जो जो करते हैं ना ये थिन लेयर वालों को जब पढ़ो ना, तो जैसे हर बार थिन लेयर आए तो एक जगह लिखते जाओ, ताकि थिन लेयर वाला एक जगह, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन। तो थिन लेयर वाले जो क्वेश्चन है ना, जब आपकी बार एनसीईआरटी पढ़ो जहां पे भी थिन लेयर वाला आया उसको एक कॉपी रखो, उसमें लिख दो थिन लेयर वाले, सबको एक जगह लिखो उनको, ठीक है। जो ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं ना ऊपर। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स से हेलोजन, हेलोजन के साथ दो तरह कंपाउंड बनाते हैं, MX2 और MX4। एक्सेप्ट कार्बन ऑल द अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली हेलोजन, कार्बन डायरेक्ट नहीं करता, बनाता तो है लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, बाकी तो सिर्फ हाइड्रोजन के टच में लाओ बना देंगे। मोस्ट ऑफ MX4 आर कोवेलेंट्स, मोस्ट ऑफ MX4 क्या है? कोवेलेंट है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3 है। एक्सेप्शन आर टिन हाइड्राइड एंड लेट वाले, ये आयनिक है, बहुत ज्यादा है। आगे बात में, लेकिन PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे वहां पे कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? TLI3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वही सेम लॉजिक है, क्योंकि आयोडीन की हिम्मत नहीं है 4 Pb को इलेक्ट्रॉन निकाल सके, वो 6 शेयरिंग में भी मतलब उसको +4 में तो ले जाना ना एक तरह से, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है ना, शेयरिंग में भी ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है। नेक्स्ट वन है बेटा MX2 एलाइड, MX2 एलाइड कौन दिखाएंगे? नीचे वाले, क्लियर है। अब जैसे कहता है GX4 है ना, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू GX2, सही बात है कि जर्मेनियम तो +4 में, क्लियर है, लेकिन PbX2 मोर स्टेबल है PbX4, क्लियर है। CCl4 को छोड़ के सारे एलाइड हाइड्रोलाइज होते हैं, CCl4 क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो CCl4 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो कार्बन का यही है बेटा, इन चारों के साथ उसने बॉन्ड बना लिया बेटा क्लोरीन के साथ में। अब पानी अटैक कहां से करे? पानी का अटैक के लिए जगह नहीं है, लेकिन बाकियों के पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उनमें अटैक हो जाता है। उनमें अटैक देखो इस तरह से हो जाता है, जैसे सिलिकॉन है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो पानी इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करता है और अटैक करके Cl को बाहर फेंकवा देता है। ऐसे एक Cl को फेंकेगा, चारों Cl को फेंक देगा और क्या बन जाएगा? सिलिसिक एसिड। तो CCl4 पानी से रिएक्शन नहीं करता, बाकी सब पानी से रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाते हैं। आई बात में, क्यों नहीं बनाता? उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नहीं होता। अब कहता है Si6 पॉसिबल है, जबकि SiCl6 नहीं है, वही है बेटा क्लोरीन, सिलिकॉन की हिम्मत ने 6 क्लोरीन रख सके साइज की वजह से। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन, देखो ये बहुत, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में ना, जैसे देख बात करें लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप कार्बन आल्सो डिफर करता है, सारी कहानी वही है, कार्बन के पास रोने क्यों है, नाइट्रोजन का रोना था जिसको बोरोन को रोना, छोटी साइज वही,
छोटी। अब देखो ध्यान से, कार्बन हैव टेंडेंसी टू लिंक अनदर कार्बन, कैटनेशन टेंडेंसी। जो नाइट्रोजन नहीं दिखा सकता था कि वो लोन पे रिपल्सन था, कार्बन कहता हमारे यहाँ कोई रिपल्सन है, मेरा बॉन्ड छोटा मैं ही मजबूत। और देखो बॉन्ड मजबूती का ऑर्डर देखो कितना ज्यादा है, इसलिए कार्बन कार्बन कैटनेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन की बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट भी सिलिकॉन से ज्यादा, सिलिकॉन का इससे ज्यादा, फिर टिन का। आगे बात में तो कैटनेशन टेंडेंसी पूछता है क्यों ज्यादा है ना, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा काम का है ना। अब जो एलोट्रोपिक फॉर्म, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तीन एलोट्रोप्स है बेटा इसके। पहला एलोट्रोप्स है डायमंड, इट हैज अ क्रिस्टलाइन लैटिस इन डायमंड, इन ईच कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल टेट्राइडल फैशन। कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है 154। द स्ट्रक्चर, the structure extend in space and produce reduced 3 dimensional network type carbon atom। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंड कोवलेंट बॉन्डिंग एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इट इज यूज्ड इन द, क्या करते हैं, शार्पिंग ढाल टूल, मेकिंग डाइस बनाने में काम होता है, टंगस्टन फिलामेंट बनाते हैं ना जो इलेक्ट्रिकल बल्ब में, उनके बनाने में हेल्प करता है अपने। क्या मतलब कैसे करता है, डायमंड इज कोवलेंट, जबकि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, क्या बोलेंगे बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सस्ता वाला जो सिंथेटिक होते हैं। ग्रेफाइट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए लेड स्ट्रक्चर। कैसी होती है बेटा, लेड स्ट्रक्चर है। लेड आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्सेस। क्या होती है बेटा, इस तरह से बेटा एक लेयर बनी हुई है, फिर दूसरी लेयर, इनके बीच में वंडरवॉल अट्रैक्शन है। हाँ देखो ध्यान से, इस तरह से, जबकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, सब आपस में इस तरह से कनेक्टेड बॉन्ड से। यहाँ एक लेयर तो अच्छे से कनेक्टेड है, फिर दूसरी लेयर है, फिर दूसरी और पहली लेयर एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरेक्शन ही कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इज 340 पिकोमीटर, बहुत ज्यादा है। ईच लेयर इज कंपोज्ड बाय द लेयर हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग है। सीसी बॉन्ड लेंथ 141, उससे कम है। ईच कार्बन एटम हेक्सागोनल रिंग अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, साफ साफ दिख रहा है sp2 उसका sp3 है, अपने बॉन्ड लेंथ तो कम ही है। मेक 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द होल सीट, पूरी सीट में घूमता रहता है, इसलिए क्या करते हैं, तो पाई बॉन्ड होता है इस तरह से, लेकिन वो पाई बॉन्ड फ्री होता है, रेजोनेंस कर सकता है ना, और रेजोनेंस करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल, और इलेक्ट्रॉन मोबाइल फेज में तो क्या करता है बेटा, कंडक्टिविटी शो करता है, जबकि ग्रेफाइट जो डायमंड नहीं करता। डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर है, किसका अच्छा कंडक्टर है, हीट का, ये इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट लेयर बहुत जल्दी टूट जाती है क्योंकि स्लिपरी होती है एक दूसरे पे, आपस में बॉन्ड तो है ही नहीं ना। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा, लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे मशीन्स होती है, जैसे उन पर ना ऑयल डालते हैं, तो ऑयल डालने से क्या हो जाता है, वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, फ्रिक्शन कम कर देता है। जैसे मान लो 2 प्लेट चल रही है, उनके बीच में ऑयल नहीं डाल सकते, हम कहीं जगह ऑयल नहीं डाल सकते, तो हम क्या डाल देते हैं, ग्रेफाइट डाल देते हैं। क्लियर, ग्रेफाइट डालने से क्या स्लिपरी तो ही, तो उनके बीच में लुब्रिकेंट का काम कर देता है। किसका काम कर देता है, लुब्रिकेंट का। फुलरेंस अभी बनाया हमने, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1985 में तो बनाया फुलरेन। हमने मतलब इंसान ही ने बनाया, सिंपल सी कहानी। फुलरेन आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ए ग्रेफाइट, क्लियर है, इन इलेक्ट्रिकल आर्क in the presence of inert gas such as helium and argon. The sooty material form condense in the vaporized CN small molecule consists C60 और C70 और मतलब 0 से मतलब इवन नंबर की कई चेन का बनता है। अपने C60 वाले पढ़ते हैं, ट्रेस ऑफ फुलरेंस कंसिस्टिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अप टू 350, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़ते जाते हैं। फुलरेंस आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, इसमें क्या होता है, तो प्योर फॉर्म है कार्बन की, क्लियर है, बिकॉज ऑफ दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डेंगलिंग बॉन्ड। डेंगलिंग बॉन्ड क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होना, क्या होना बेटा, फ्री। जैसे ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। हाँ पाई बॉन्ड है लेकिन वो फ्री है ना, मूव कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होता। डायमंड किसमें, डायमंड क्या होता है बेटा, प्योर फॉर्म नहीं, उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है। ये बनाया आपने स्पेशली है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को हीट करके उसको वेपराइज करके उसकी वेपर से बनाया है, तो वेपर में तो कार्बन ही आया होगा, क्लियर है, और इसमें डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होता, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड को बोलते हैं डेंगलिंग बॉन्ड,
क्लियर है? जैसे एल्यूमिनियम है, उसके पास जितने मेटल्स होते हैं सबके पास डेंगलिंग बॉन्ड होता है। कैसे? इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी को डेंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं। डेंगलिंग बॉन्ड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होना किसी के पास भी, सारे मेटल्स के पास है। और मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों? डेंगलिंग बॉन्ड के कारण ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे कोई मेटल है उसका हम क्या करते हैं कि उसकी सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन खत्म करते हैं। अगर उसकी सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्टिव नहीं होगी। आगे बात सुन। इसमें कुछ पंगा है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन काम की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 660 वर्टिकल स्ट्रक्चर है इस तरह की। बॉन्ड लेंथ 143 है, जबकि उसकी कितनी थी? 141। ग्रेफाइट की 141 थी ना। अब देखो इसमें एक चीज काम की है जो हमसे पूछ लेता है, यहाँ पे दे रखी है शायद, इसकी एक रिंग में कितना होता है, ऐसा कुछ दे रखा है। हाँ ये रही, इट कंटेन 26 मेंबर, 26 मेंबर रिंग। 20 तो 6 मेंबर रिंग है और 12 है 5 मेंबर रिंग है। फिर अब जो 6 मेंबर रिंग है ना, उसके चारों ओर 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है। मतलब 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूज इस तरह से को बोलते हैं, जैसे ये है ये। तो 6 मेंबर के साथ में 6 मेंबर भी हो सकती है और 5 मेंबर भी हो सकती है, लेकिन 5 के चारों ओर हमेशा 6। 5 मेंबर के चारों ओर हमेशा क्या है? 6 मेंबर रिंग है। तो बस ये इतना सा काम की चीज है। ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा। और ये तुम्हें मैंने बता ही रखा है कि कार्बन का कौन सा थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड से। तो आपको ये रिएक्शन भी बता रखी है, ग्रेफाइट के डायमंड में कन्वर्जन पे क्या होता है? हीट रिलीज होती है, क्योंकि सॉरी हीट अब्सॉर्ब करती है। ग्रेफाइट को डायमंड में जाना है तो अपने स्टेबल से अनस्टेबल में जाना। अब जो कार्बन की अदर फॉर्म भी होती है बेटा, ब्लैक, कोयला, चारकोल, ये सब कार्बन की क्या है? अदर फॉर्म है। मतलब ये क्या है बेटा? ग्रेफाइट और फुलरिन की इम्प्योर फॉर्म होती है, जो कोयला वोयला होता है। ठीक है। यूज ऑफ कार्बन, कार्बन का कोई बहुत इसका यूज तुम पढ़ते ना, खूब सारे यूज है। ठीक है, क्या है पढ़ना है इसको आप ध्यान से देखो बेटा। ये चीज काम की है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमें ये रिएक्शन तुम्हें पहले पता है, फॉर्मिक एसिड खुद की खुद मौत मरता है। और इस कमर्शियल स्केल इज प्रिपेयर, कमर्शियल स्केल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं? द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, क्या कहते हैं इसे? वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। इसको वाटर गैस का मतलब H2 गैस नहीं होता, CO प्लस H2। कैसे बनाते हैं? कार्बन को वाटर की प्रेजेंस में जलाओ तो क्या बनेगा? CO प्लस H2, क्या कहलाता है? वाटर गैस। इसी तरह से बेटा क्या करो, अगर आप H2 की जगह क्या लोगे? नाइट्रोजन गैस, तो क्या बनेगा? CO प्लस N2, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। अब इसका काम क्या है सर? वाटर गैस ये क्या बेटा? फ्यूल है। कि सर फ्यूल कैसा है? कि बेटा मुझे क्या करना है कि कार्बन लेके नहीं आना, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लाऊंगा। कार्बन लाने, कोयला लाने में हाथ का ले, मर जा, रुक जा, अरे क्लास चल रही है माता। क्लियर है? तो सीओ गैस है बेटा अपने पास में। तो देखो सिंपल सी कहानी है, सीओ गैस आती है तो अब इसको अपन क्या करते हैं, जैसे सीओ वाटर गैस और ये क्या है बेटा? प्रोड्यूसर गैस है। अब जैसे मुझे यहाँ पे मतलब कहीं फैक्ट्री है अपने पास में, उसमें क्या अपने को आग लगानी है, जलाना है, तो एक तो मैं कार्बन जलाऊं तो कोयला है, हाथ खाली होंगे। सीओ गैस के कंटेनर लाओ, सीओ गैस तो खुद जलेगी, CO2 जलेगी, तो ये फ्यूल का काम करती है। काम तो वही है ना, पहले से आधा जला के लियो। उसको हम किसके यूज करते हैं बेटा? फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। क्लियर? नुकसानदेह तो ही, अच्छी चीज तो ही नहीं ना, CO2 तो बना ही रहे। आगे बात में, अब कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होता है, ये हमें कोई मतलब। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है बेटा। क्या है बेटा? पॉइजनस। किस तरह से? क्योंकि जैसे हम बॉडी में क्या लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन पे जाके जुड़ता है, हीमोग्लोबिन अंदर जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वापस आ जाता है। लेकिन CO अगर जब जाता है ना, तो CO क्या करता है? आयरन पे जाके परमानेंट बॉन्ड बना लेता है, तो हीमोग्लोबिन से कभी उतरता नहीं है, उतरता नहीं है, तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब ये तो तुम पढ़ ही लोगे इसका पढ़ना, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ाई रखा है। ठीक है, चलो जी, P ब्लॉक खत्म, अब पढ़ेंगे S ब्लॉक।